जी। तो लास्ट में हम क्या करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट 16 में हम करें, डिक्लेरेशन के एंड पे क्या करते हैं, एक सेमी कॉलन, जिस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद, जिस तरह कोई या कोई स्टेटमेंट लिखने के बाद आखिर में सेमी कॉलन लगाते हैं, जिसे स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। तो ये लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये फंक्शन जो है, ये डिक्लेयर हो गया है, या फंक्शन की प्रोटोटाइप हमने लिख दी है। ठीक है? ये तरीका है, ये हम बता रहे हैं, जिस तरह बुक के शुरू में टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं ना, उसमें हम बताते हैं कि हम ये भी एक चैप्टर लिखेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हम एक फंक्शन ये भी लिखेंगे। जिस तरह वेरिएबल यूज करते हैं तो उसको पहले डिक्लेयर करना जरूरी है, इसी तरह फंक्शन को इस्तेमाल करने से पहले उसकी डिक्लेरेशन जरूरी है। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद अच्छा, उसके बाद हम किसी भी जगह पे, मतलब किसी भी फंक्शन के बाहर एक नया फंक्शन हम स्टार्ट करेंगे, और वही लिखेंगे जो हमने इसके ऊपर डिक्लेरेशन में जो इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी है। उधर हमने लिखा था void, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे void। आगे स्पेस के बाद उसका नाम लिखा था प्रिंट हेडर, तो यहाँ पे भी हमने लिख दिया प्रिंट हेडर। केस सेंसिटिव है, बिल्कुल उसी तरह लिखना है। एम्प्टी पैरेंथेसिस हैं, वो भी इसमें भी ऐसी हैं। उसी की बॉडी स्टार्ट की, तो जैसे मेन के अंदर में ये सारा लिखा करता था, एक्सपेरिमेंट नंबर, और आगे क्या नाम है, नेम हो गया, सॉरी एक्सपेरिमेंट का टाइटल हो गया, फिर उसके बाद लाइन ब्रेक के बाद सैप आईडी और नेम हो गया, उसके बाद डेट हो गई, उसके बाद डिपार्टमेंट हो गया, और यूनिवर्सिटी का नाम हो गया, और एक वो इक्वल टू को यूज करते हुए एक डबल डैश्ड लाइन डिक्लेयर वो प्रिंट करा दी। अच्छा, ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा। अभी हम देखेंगे कि रिटर्न करने का क्या मतलब होता है। बाय द वे, जो हम मेन में लिखते होते हैं ना, लास्ट लाइन रिटर्न 0, वो इस वजह से लिखते हैं कि इधर हमने लिखा होता है इंट। इंट का क्या मतलब है कि ये फंक्शन एक इंटीजर रिटर्न करेगा। रिटर्न करने से क्या मुराद है, हम इसके ऊपर इंशाल्लाह अभी बात करेंगे। एक्सपेरिमेंट 17 हमारा इनकम्प्लीट था, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे रिटर्न की स्टेटमेंट लाजमी नहीं है, और रिटर्न करेंगे भी तो कुछ भी नहीं आप रिटर्न कर सकते, क्योंकि रिटर्न जब लिखा हो ना void, तो void का मतलब होता है नथिंग। void मींस नथिंग। नल एंड void का एक आपने हो सकता है एफएससी में पढ़ा हो, एक वो क्या होता है, फ्रेजल वर्ब होता है, या एक एक क्या कहते हैं, एक आप इसे ईडीएम कह लें, या क्या कहते हैं होते हैं इसे, एक फ्रेज कह लें। नल एंड वाइड का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जिसका कोई वजूद ना हो। ठीक है? तो जिसे कहते हैं ना, कल अदम करार देना। ठीक है? यानी ऐसी जैसे कि वो नहीं है, होने के बावजूद भी नहीं है। ठीक है? तो जिसे कहते हैं ना बैन हो जाना किसी को, तो कहते हैं जिसे कल अदम करार दे दिया जी, मतलब कि ये फैसला कल अदम हो गया जी। क्या मतलब, ये फैसला बैन हो गया है, इसको आप यूज नहीं कर सकते। तो ये वाली चीज है, इसमें भी लिखा हुआ है void। void मीन्स नथिंग। ठीक है? तो ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है? जैसे आप कहते हैं ना 2+3, 2+3 एक एक्सप्रेशन है, आपको क्या रिटर्न करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा, और उसका आंसर होगा 5। तो इसका मतलब है कि उसने एक वैल्यू आपको रिटर्न की है। ठीक है ना? तो इसी तरह से आप जो है मेन में आप 0 रिटर्न करवाते हैं एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। इसी तरह से इस फंक्शन में आपने कुछ भी नहीं रिटर्न कराना। क्यों नहीं रिटर्न कराना? क्योंकि आपने लिख दिया कि ये वॉइड रिटर्न करेगा। वॉइड का मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है? इसके ऊपर मजीद बहस होगी। अच्छा, जब आप इसको पहले आप जब मेन को स्टार्ट करते हैं, तो पहले ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, फिर उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। लेकिन ये है फंक्शन कॉल। ये क्या, कौन सी स्टेटमेंट है? ये फंक्शन कॉल है। कैसे पता चल रहा है कि ये फंक्शन कॉल है? पता इस वजह से चल रहा है कि यहाँ पे हम कोई और स्टेटमेंट ऐसी नहीं लिख रहे जो कि हम आज तक लिखते रहे पहले, सी इन सी आउट। कोई डिक्लेरेशन नहीं है किसी वेरिएबल की, कोई इनिशियलाइजेशन नहीं है, कोई इक्वल टू की स्टेटमेंट भी हमने अगरचे चलो वो भी खैर हम लिख सकते हैं, इक्वल टू की स्टेटमेंट फंक्शन के साथ भी लिख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी पहचान क्या है कि ये फंक्शन कॉल है। कैसे पता चल रहा है कि ये फंक्शन है जिसको कॉल किया गया है? फंक्शन की एक मैंने पहचान बताई थी सबसे बड़ी, क्या होती है? पैरेंथेसिस सर, पैरेंथेसिस। पैरेंथीसिस। तो पैरेंथीसिस है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फंक्शन कॉल है। ठीक है? मतलब अगर अगर इधर सेमी कॉलन लगा हुआ हो ना, ठीक है, तो इसका मतलब है कि या तो ये डिक्लेरेशन है फंक्शन की, या ये फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। ठीक है? तो डिक्लेरेशन अगर होती है तो उसके साथ उसकी रिटर्न टाइप भी बताई जाती है, और डिक्लेरेशन किसी फंक्शन के अंदर नहीं होती किसी फंक्शन की। ठीक है ना? यहाँ से हम क्या लिखते होते हैं, सिर्फ इसके बाद सेमी कॉलन जब डालते हैं तो उसका मतलब होता है कि ये फंक्शन कॉल है। ये क्या है जी? एक फंक्शन कॉल है। हम प्रिंट हेडर को कॉल करेंगे,
तो अब कंट्रोल यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अब एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगी, इस फंक्शन की पहली लाइन से, यानी अब लाइन नंबर 25 पे आ जाएगा, ठीक है। लाइन नंबर 24 से स्टार्ट होगी एग्जीक्यूशन और अप टू लाइन नंबर 37 तक, ठीक है। यहां से एग्जीक्यूट होने के बाद अब वापस आ जाएगा और उसके बाद ये सी आउट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ये सी आउट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ये सी आउट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद रिटर्न 0 करेगा, तो मेन से बाहर निकल जाएगा। मेन से बाहर निकलने का मतलब ये है कि प्रोग्राम ही आपका एंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब इस तरह कर सकता हूँ, ठीक है, कि ये क्या बात है जी, आज ये इसके ऊपर क्यों आ गया मुस्तकिल, ये समथिंग इज रॉन्ग। इसमें कुछ गड़बड़ है। आप लोगों को स्क्रीन मेरी शो हो रही है क्लियरली? यस सर, यस सर। मुझे कुछ फील हो रहा है गड़बड़ हो रही है। ऑटो एक्सेप्ट तो हो गया, वो ऊपर जो टॉप पे ये आ रही है ना, ये विंडो हाइड नहीं हो रही, मेरा ख्याल है कुछ प्रॉब्लम है इसके साथ। बहरहाल एनीवेज, चलें ठीक है, मैं अभी तो करता हूँ ना इसको। मैं अब करूँगा जी। किस तरह कंपाइल करते हैं जी, कौन सी शॉर्टकट की है कंपाइल करने के लिए? F9। F9। ओके जी, F9 प्रेस किया तो जब तक मुझे ये बताएगा समथिंग वेंट रॉन्ग, सर जीरो एरर है ना, जीरो एरर एरर, तो ठीक है। जीरो है। नहीं ठीक है, वो नहीं, वो साथ विंडो एक और खुल गई है मेरे पास, इस वजह से मैं कह रहा था। चलें जी, रन करते हैं जी, ठीक है। आप देखें सबसे पहले को क्या उसने प्रिंट किया, गोइंग टू कॉल, ठीक है, गोइंग टू कॉल फंक्शन प्रिंट हेडर। अब ये देखें, ये चीज मैंने मेन के अंदर लिखी है पहली लाइन, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है जी प्रिंट हेडर, तो प्रिंट हेडर में जो कुछ लिखा हुआ है पहली लाइन से लेके आखिरी लाइन तक उसी तरह से इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ जी, लाइन ब्रेक उसने प्रिंट की है यहाँ पे, ठीक है। जो उस फंक्शन से जब वापस आता हूँ तो एक ब्लैंक लाइन प्रिंट करता हूँ, ठीक है, ये वाली लाइन। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ बैक बैक इन मेन, तो इसका मतलब है मैं उसे बता रहा हूँ कि मेन फंक्शन में वापस आ गया हूँ मैं, तो ये एक मैसेज मैं प्रिंट कर रहा हूँ। उसके बाद एक और लाइन ब्रेक है और यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 16 था। इट वाज अ वेरी इजी टास्क, ठीक है, जो कि हमने करना था फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से ये रखा ही इतना छोटा सा गया था ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं, फिर हमने आगे इसको लेके चलना है, ठीक है। अच्छा, जो आप कह रहे थे ना जी कि प्रोग्राम नंबर 17 अगरचे कंप्लीट नहीं था, मैं अभी इस प्रोग्राम को ओपन रखूंगा, ठीक है, और प्रोग्राम नंबर 17 को भी ओपन करूंगा। इधर चला गया, इट इज नॉट देयर। जी, मुझे प्रोग्राम 17 को दोबारा से ओपन करना पड़ेगा। नहीं, ये है ना, सही है, प्रोग्राम 17 ये साथ खुला हुआ है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 17 में अब हमने ऐसे फंक्शंस देखने थे जो वैल्यूज रिटर्न करेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि एक ऐसा फंक्शन हमने लिखना है। पहली बात तो ये कि प्रिंट हेडर का फंक्शन ना अब हमने हर प्रोग्राम में लिखना है, और आप लोगों ने इसमें ना मतलब अपने हिसाब से अपना नाम, अपना रोल नंबर और सारी चीजें वो लिखनी है। तो ये सबसे नीचे लिखा हुआ होगा और सबसे पहले डिक्लेयर हुआ हुआ होगा, ठीक है। देखें, सबसे पहले मैंने इसको डिक्लेयर किया है, लिख कहीं भी सकता हूँ, इसकी इसकी बॉडी कहीं पे भी डिफाइन कर सकता हूँ, डेफिनेशन कहीं भी दे सकता हूँ, डिक्लेरेशन सबसे पहले लिखूंगा। उसकी वजह ये है कि ये सबसे जरूरी फंक्शन है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, कि आपने इसको लाजमी लिखना है। मैं ये चाह रहा हूँ कि अब आप इसको आप डिफाइन करें और इसमें लिखें प्रॉपर। उसके बाद ये इंट स्क्वायर के नाम से एक फंक्शन है। स्क्वायर का फंक्शन क्या करता है, स्क्वायर का फंक्शन क्या करेगा, स्क्वायर का आप उसको नंबर एक n देंगे और वो उसका स्क्वायर रिटर्न करेगा। मसलन आप उसको 5 देंगे तो आपको आंसर करेगा 25, आप उसको 6 इनपुट देंगे तो वो आपको आंसर करेगा 36, ठीक है, एंड सो ऑन। तो अब आप पहले तो प्रिंट हेडर आप कॉल करेंगे,
ताकि हेडर तो लाजमी प्रिंट हो ना हर प्रोग्राम के शुरू में, मुझे पता चले कि ये किस बंदे ने काम करके भेजा है। उसके बाद मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, प्लीज एंटर ए नंबर, और मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ n, ठीक है, उसका नाम मैं n लिखता हूँ और उसको c इन कर लेता हूँ। उसके बाद अब आपने देखा होगा एफएससी में कि आप क्या लिखते थे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यही था ना। और मैं कहता हूँ कि एफ ऑफ एक्स क्या है जी, एफ ऑफ एक्स मींस स्क्वायर ऑफ एक्स, यानी फंक्शन ऑफ एक्स ना। तो मैं कहता हूँ कि एफ स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, एंड इट्स वैल्यू इज वाई। इसी तरह ही मैं लिखता होता हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एन स्क्वायर या एक्स स्क्वायर जैसे आप कहते थे। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता था, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आप कहते थे ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कहते थे और उसको y की इक्वल कर देते थे। तो मैं यही काम यहीं पे कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ इंट y इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ n, तो n का जो स्क्वायर होगा वो कैलकुलेट करेगा। अब स्क्वायर में मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं इसको एक इनपुट n दे रहा हूँ और ये मुझे उसका स्क्वायर रिटर्न कर रहा है। अब स्क्वायर की बॉडी कहाँ पर है, ये स्क्वायर की डेफिनेशन है, ठीक है। और इसमें n जो है ना वो आप पैरामीटर है। व्हाट इज n, n इज अ n इज अ n इज अ पैरामीटर। पैरामीटर। देखें जरा, कैलकुलेटर को मैं ओपन करता हूँ आपके सामने, ठीक है, कैलकुलेटर को मैं ओपन करता हूँ और ये मेरे पास एक अदद साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ठीक है। और मैं इस तरह कहता हूँ कि लेट से आपके पास देखें, ये मैं ज़रा ट्रिग्नोमेट्री को ऑन करता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि मुझे साइन मालूम करना है, ठीक है। तो अब साइन ऑफ व्हाट, जी मैं आपसे कहता हूँ साइन ऑफ व्हाट, मैं कहता हूँ कि साइन ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, साइन ऑफ, अच्छा वो उसने साइन 0 ऊपर लिखा हुआ है, साइन 45 में इधर लिखने की कोशिश करता हूँ क्या कहता है, एक मिनट, मेरा ख्याल है इसको इस तरह से नहीं इस्तेमाल करना था, वो दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना था। मतलब मैंने 45 लिखा है ना, 45 के बाद मैं क्या करता हूँ, 45 के बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री में से साइन सेलेक्ट करता हूँ, तो वो क्या करेगा जी, साइन ऑफ 45, तो 45 इसमें क्या है, एज अ पैरामीटर है, ऐसी है, क्यों जी, साइन क्या है, यस सर। एक फंक्शन है, ठीक है, किसका, 45 का, ठीक है। तो ये देखें साइन 45 इन्होंने लिखा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये 45 का आप साइन मालूम करेंगे। आपने वो कैसियो के जो अभी चाइना वाले कैलकुलेटर्स आ रहे हैं वो तो इस्तेमाल किए होंगे मैट्रिक एफएससी में, तो उसमें साइन आप कैसे मालूम करते थे, साइन का जैसे ही आप बटन प्रेस करते थे कैलकुलेटर से तो एक ब्रैकेट ओपन हो जाती थी, ठीक है ना, साइन और आगे ब्रैकेट ओपन होती थी, आप 45 लिखते थे और ब्रैकेट राइट वाली पैरेंथेसिस प्रेस करते थे, तो उसके बाद इक्वल टू जैसे ही करते थे तो आपका साइन कैलकुलेट हो जाता था 45, ऐसे ही था ना, क्यों जी, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। ये भी आपका n जो है ना वो पैरामीटर है इसमें, लेकिन इसमें फर्क क्या है कि इधर आप वेरिएबल पास कर रहे हैं और वेरिएबल की टाइप भी आपको बतानी पड़ेगी कि ये इंटीजर है या कौन सा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। जब आप वैल्यू पास करते हैं ना तब आप टाइप नहीं बताते, वो आप जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं बस उसी की टाइप एक दफा बता देते हैं। बस ना आपने उधर इंट n डिक्लेयर किया था, तो यहाँ पे उधर आप n को पास कर देते हैं। देखें यहाँ पे आपने क्या किया है, y इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ n, तो n को आपने पहले से डिक्लेयर किया हुआ है और उसकी टाइप आपने इंट बताई हुई है, तो दोबारा से आप यहाँ पे इंट n नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जस्ट n लिखेंगे। तो n की वैल्यू अगर आपने 10 लिखी है, ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ 10 ये कैलकुलेट करेगा। और यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे क्या करेंगे जी, अब आप स्क्वायर को डिफाइन कर रहे हैं। स्क्वायर में क्या करें जी, आप एक और इंट, एक वेरिएबल आपने बनाया एस क्यू इज इक्वल टू एन एस्टेरिक एन, ठीक है, एन एस्टेरिक एन आप करेंगे, ठीक है, तो स्क्वायर आपका कैलकुलेट हो जाएगा एंड यू विल सिंपली रिटर्न इट। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, एस एक वेरिएबल और आप डिक्लेयर करेंगे जिसे आप रिजल्ट का नाम देंगे, कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने इधर इसको नाम एस क्यू दिया है, एस क्यू स्टैंड फॉर स्क्वायर, आप कुछ भी डिक्लेयर कर दें, एक्स वाई जेड कोई भी नाम आप दे सकते हैं, इज इक्वल टू आपको रिजल्ट क्या चाहिए, एन एस्टेरिक एन, एन एस्टेरिक एन का रिजल्ट जो है वो आप इस वेरिएबल में सेव कराएं और ये वेरिएबल रिटर्न कर दें।
अल्टरनेटिवली आप इसकी जगह पे n स्टेरिक n भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आसानी के लिए किया ताकि आपको समझ आ जाए कि ये काम स्टेप्स में कैसे होता है। तो ये आपने क्या करना है जी, इसको रिटर्न कर देना है। तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? अगर इसको मैं 1 पास करूंगा तो इसका आंसर 1 होगा, इसको अगर मैं 2 पास करूंगा तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन जो होता है ना वो इस पर्पज के लिए इस्तेमाल सर करते जी, हैं जी। सर जी रिटर्न स्क्वायर आपने लिखा है, अगर हम इसकी जगह रिटर्न 0 लिखे तो ठीक नहीं होगा? रिटर्न जीरो क्यों आप लिखेंगे यार? रिटर्न आपने स्क्वायर करना है। ये जीरो तो जीरो रिटर्न करने का मकसद ये नहीं होता वो कि रिटर्न जीरो जो है ना वो लाजमी नहीं होता। आप वो लिखें, उसको हम किसी पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। इधर इधर जो पर्पज है ना स्क्वायर का, वो ये है कि आप मसलन मैं अगर 45 अगर लिखूं, फर्ज करें मैं साइन का फंक्शन इधर लिखता हूँ और आखिर में मैं लिख देता हूँ रिटर्न जीरो, तो क्या होगा? जब भी आप जो मर्जी आप साइन का उसको थीटा की वैल्यू जो मर्जी दें, वो आपको हमेशा उसका उसकी वैल्यू जीरो रिटर्न करेगा। तो क्या ये ठीक है? नो रिटर्न का मतलब ये है कि आप जब कैलकुलेटर को बताएंगे कि साइन ऑफ 45 वो आपको जीरो बताए, आप लिखें साइन 60 तब भी जीरो बताए, तो क्या ये ठीक है? डेफिनेटली नो ठीक नहीं है ना। रिटर्न जीरो आप नहीं लिखेंगे, रिटर्न आप वो वैल्यू करेंगे जो आपको रिजल्ट चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? मैं अगर कहता हूँ कि यार मुझे स्क्वायर को मैं कॉल करूं, तो स्क्वायर कॉल करूंगा मैं 3 का, तो मुझे 3 का स्क्वायर क्या मिलना चाहिए? 9 मिलना चाहिए ना। 9 तो मैं क्या कहूंगा? 3 एस्टेरिक 3 मुझे रिटर्न करो। ठीक है ना? मतलब कैलकुलेटर से जब मैं कहता हूँ कि क्या करो जी, 45 का स्क्वायर बताओ, तो 45 का स्क्वायर कैसे बताएगा? 45 इंटू 45 करके जो आंसर आएगा वो मुझे बताए ना। तो रिटर्न क्या कर रहा है? रिटर्न सिर्फ कैलकुलेट कर रहा है, मतलब कैलकुलेट जो आपने कर दी है उसका रिजल्ट आपको वापस बता रहा है। बात समझ रहे हैं ना? आप रिटर्न जीरो नहीं करेंगे, आप रिटर्न वो वैल्यू करेंगे जो आपको चाहिए। आपको क्या चाहिए? स्क्वायर का फंक्शन क्या करके दे? मतलब मैं कहता हूँ कि यार मुझे 5 का स्क्वायर चाहिए, तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा? कैसे आएगा? 25 नहीं, 25 25 कैसे आएगा? 5 स्टेरिक 5 ना, 5 इंटू 5। तो यस मुझे यही चाहिए ना, 25 यानी 5 स्टेरिक 5 चाहिए ना। तो 5 स्टेरिक 5 का जो भी आंसर आता है मुझे वो चाहिए। ऐसे ही है ना, जैसे 5 स्टेरिक 5 कितना होता है? 25 होता है। तो मुझे 25 चाहिए ना, मुझे जीरो तो नहीं चाहिए। तो स्क्वायर का फंक्शन मैं कॉल ही इस वजह से कर रहा हूँ कि मुझे वो आंसर चाहिए जो मैं कैलकुलेट करा के आखिर में मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रहा बल्कि ये वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि आप ये इंट रिटर्न कर रहे हैं ना, तो इंट का क्या मतलब है? ये क्या रिटर्न करेगा? ये एसक्यू को रिटर्न करेगा। ये जो वैल्यू है ना एसक्यू, वो रिटर्न करेगा। अब इसका मतलब क्या है कि जब मैं इसको कॉल करूंगा, ठीक है, y इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ, अब n की वैल्यू अगर मैं 10 लिख देता हूं तो ये क्या रिटर्न करेगा? 100 रिटर्न करेगा। और किस में आ जाएगा? y में। अब अभी तक मैंने स्क्रीन पे ये प्रिंट नहीं कराया, अगर मैं अभी तक कैलकुलेट करूंगा ना, मुझे नहीं पता चलेगा कि इसने क्या इसने रिटर्न किया है। वो मैं सी आउट की स्टेटमेंट अब बाहर लिखूंगा और आगे लिखूंगा स्क्वायर ऑफ n इक्वल टू क्या है? y। y में क्या है? उसका स्क्वायर का फंक्शन का जो रिटर्न है। तो अगर मैं उधर से जीरो रिटर्न कर दूं तो जीरो आ जाएगा। देखें जरा, आप जरा F9 करें और अब इसको रन करें। ठीक है, अब वो कह रहे हैं जी कि देखें पहले उसने फंक्शन को कॉल किया है ना, वो वाला प्रिंट हेडर वाला। अब देखिए मैं इधर इनपुट करता हूँ 7, तो 7 का स्क्वायर क्या आना चाहिए? 49। 49 ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ? स्क्वायर ऑफ 7 इक्वल टू 49। ठीक है, अब मैं अगर इसको दोबारा से रन करूं, ठीक है, और मैं स्क्वायर ऑफ 5 मालूम करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। अब अगर आप जो कह रहे हैं ना कि जी कि मैं जीरो रिटर्न कर दूं, तो क्या करेगा? हर मर्तबा, अब देखें इधर मैं जीरो लिख देता हूँ, ठीक है, अब मैं जीरो लिख रहा हूँ। अब जरा ये इसको गौर से देखिएगा, ठीक है, F9 करता हूँ, उसके बाद मैं F10 करता हूँ रन करने के लिए, ठीक है, अब मैं 5 लिखता हूँ, मुझे क्या बता रहा है? स्क्वायर ऑफ 5 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब मैं अगर दोबारा से इसको रन करता हूँ, ठीक है, और मैं अब 6 लिखता हूँ, तो 6 का स्क्वायर भी ये क्या बता रहे हैं? जीरो। तो इसका मतलब है कि समथिंग इज रॉन्ग। मतलब इसको अडॉप्ट करना चाहिए ना, अगर मैं पैरामीटर चेंज करता हूँ, नंबर चेंज करता हूँ स्क्वायर के लिए, तो उसका स्क्वायर मुझे देना चाहिए ना, ना कि उसे जो है वो जीरो रिटर्न करना चाहिए। लिहाजा एस क्यू इज द रिटर्न वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू नाउ? यस सर ठीक है ना?
अच्छा, ये तो हमने एक फंक्शन किया ना, इसी का एक और फंक्शन जो है ना वो हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं फिर ना, ताकि रिवीजन कंप्लीट हो जाए, फिर हम आज के एक्सपेरिमेंट्स की तरफ बढ़ें, ठीक है। ये प्रिंट हेडर हो गया था। उसके अलावा जनाब अभी हम एक और फंक्शन इधर लिखते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, ये रेसिप्रोकल रिटर्न करेगा। रेसिप्रोकल समझते हैं या नहीं समझते? उलट सर, कैसे, मसलन एग्जांपल कोई दें। मीन मीन वन है उसका रेसिप्रोकल जो है ना, टू है उसका रेसिप्रोकल वन ओवर टू है, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? वन ओवर टू। 1/2, ठीक है। तो रेसिप्रोकल जो है वो कैसी वैल्यूज देता है, उसकी क्या टाइप्स होती हैं रेसिप्रोकल की? रेसिप्रोकल की क्या टाइप्स होती हैं? क्यों जी, क्या ये कौन मैं से ठीक टाइप लिख सर? रहा हूँ? देखें, इंट समथिंग इज रॉन्ग। देखें, मैं लिखता हूँ रेसिप्रोकल। जी, स्पेलिंग में हो सकता है कि थोड़ी गड़बड़ हो, 12। और यस सर, इसमें गलत मैं है एक ये ले लेता हूँ। सर, स्पेलिंग गलत है। जी, ये रेसिप्रोकल का स्पेलिंग गलत है सर। बता दें यार, सही बता दें आप। RE, यस सर, जी जी, CIP। CIP, अब ठीक है सर। ROCL। चलें जी, हम जो भी हम नाम रखें ना, बस ये ख्याल रखना है कि इसकी डेफिनेशन भी इसी नाम से और कॉल भी इसी नाम से हो। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ आसानी के लिए, ठीक है। और इसको मैं आखिर में नहीं लिखता, ये आखिर में मैं यही वाला फंक्शन लिखूंगा, ठीक है। लिख कहीं भी सकता हूँ, ये कोई लाजमी नहीं है, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये इसके बाद सेमी कॉलन हटाना पड़ता है, ठीक है, तब आप डेफिनेशन लिखते हैं। अब आप ये लिखेंगे, अगर आप इधर डेफिनेशन लिख दें, डिक्लेरेशन ना लिखें, तो होगा कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही आप कॉल करेंगे उस वक्त एरर आ जाएगा, वो कहेगा जी आपने ये फंक्शन डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है। तो डिक्लेयर करना जरूरी है। हाँ जी, तो ये मैंने लिख दिया है इंट रेसिप्रोकल। हाँ जी, तो अब आप क्या लिखेंगे, इंट एक्स, इसमें पैरामीटर का नाम मैंने एक्स रखा है, ठीक है। तो अब बताएं कि कैसे रेसिप्रोकल कैसे कैलकुलेट होगा। हाँ जी, रेसिप्रोकल कैसे कैलकुलेट होगा और क्या रिजल्ट आएगा? हाँ जी, जी कैसे कैलकुलेट करते हैं यार रेसिप्रोकल? सी आउट सर, सी सी आउट आउट नहीं वन ना ओवर करना यार, मुझे ये वैल्यू वापस भेजनी है। सी आउट तो होता है सिर्फ यूजर को दिखाने के लिए, स्क्रीन पे शो कराने के लिए। समटाइम्स आप शो नहीं भी कराते। देखिए, मैंने ऊपर भी दूसरे फंक्शन को आप सामने रखे ना, मैंने यहाँ पे सी आउट तो नहीं करवाया था इसमें। यस इसमें सर, मैंने ये सी आउट तो नहीं करवाया था। यस सर। हाँ जी, क्या किया था? एंड एक्स इज इक्वल टू, इंट, एंड जी, एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स सर। कुछ ऊंचा बोलेंगे ना यार जी। सर एंड एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स। इंट व्हाट? एक्स इंट इज इक्वल टू वन ओवर एक्स नहीं, इधर इधर क्या लिखूं? सर, रेसिप्रोकल। इंट क्या लिखूं? रेसिप्रोकल सर। रेसिप्रोकल तो आपके फंक्शन का नाम है ना यार, फंक्शन का नाम तो आप दोबारा तो नहीं ना इस्तेमाल करेंगे। रेसिप्रोकल तो आपके फंक्शन का नाम है ना, ठीक है। आप कोई भी और नाम दे दें यार, कोई लाजमी तो नहीं है आप आर बस दे दें, ठीक है। वेरिएबल ही एक डिक्लेयर करना है ना, ये सिर्फ इसी फंक्शन में इस्तेमाल होगा, बार नहीं इस्तेमाल होगा, ठीक है। टेम्परेरी तौर पे आप इसको इस्तेमाल करेंगे जी। इज इक्वल टू, हाँ जी, हाँ जी, इसे कैसे करेंगे? सर ये रेसिप्रोकल है तो हाँ, उसका जो है ना वन ओवर एक्स चाहिए सर। जी, सर 1 ओवर एक्स चाहिए हमें ना। जी जी, क्या लिखूं? इक्वल टू, जी जी,
जी जी बोलें। जी जी बोले ना यार, इतना आप सही कह रहे थे, बोलें बोलें। सर 1/x सर। 1/x बोले ना यार, कि इतनी देर से मैं आपका इंतजार करूं कि आप बोलेंगे कोई। जी 1/x। सर और मैंने तो बहुत ज्यादा बोल दिया लेकिन आपका कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर नहीं नहीं, रिस्पांस मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि इधर क्या लिखूं। आपने कहा ना 1/x, आपने पहले कहा था, लेकिन उसके बाद जब मैंने आपसे पूछा कि आप आगे क्या लिखूं, उसके बाद आप बोली नहीं। जी यहाँ पे क्या लिखूं सर आप? सेमिकोलन सर। जी अब यहाँ पे क्या सेमिकोलन लिखूं? लिखना है। जी सेमिकोलन सर। सेमी कॉलन, गुड। जी आगे क्या लिखूं? जी रिटर्न आर सर। जी रिटर्न आर। जस्ट अ मिनट यार। जी अगली लाइन पे आप लिखेंगे रिटर्न आर। ओके गुड। ठीक है जी। तो आर की वैल्यू आपको रिटर्न हो जाएगी। ठीक है बाय द वे। ठीक है, तो ये आप काम ना कर सकते हैं जी इस तरह से। ठीक है, ये आपने एक रेसिप्रोकल बना लिया। अब आप इसको कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं वही अब मैं नई वैल्यू नहीं लूंगा, मैं एन की कोई और वैल्यू नहीं लूंगा, उसी एन को मैं रीयूज कर लूंगा। ठीक है, तो स्क्वायर भी उसी का ले रहा हूँ, उसी नंबर का, वरना चाहूँ तो मैं एक नया नंबर भी इनपुट कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग मैं उसी एन को यूज करता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ सी आउट, सॉरी पहले मैं क्या करूंगा, इंट, और इधर इंट लिखना चाहिए जी। ठीक है, इधर मैं कोई नाम दे देता हूँ जी, लेट से, या वाई को रीयूज कर लेता हूँ, चले इंट जेड कर देता हूँ फिलहाल। इंट और उसके बाद लिखता हूँ जेड इज इक्वल टू, क्या करूंगा, फंक्शन को कॉल करना है। तो फंक्शन को कॉल करने का क्या तरीका है? फंक्शन को कॉल करने का क्या तरीका है? क्या लिखूंगा इधर? देखिए ऊपर मैंने सर स्क्वायर को कॉल किया। रेसिप्रोकल पैरेंथेसिस। जी रेसिप्रोकल के वही स्पेलिंग लिखूंगा जो मैंने असल में लिखे हुए हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल। यस सर। ठीक है, और इसमें पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस। और इसमें ना क्या मांग रहा है, एक्स की वैल्यू मांग रहा है, तो क्या लिखूंगा इधर? इधर क्या लिखूंगा? किसका रेसिप्रोकल मैं ले रहा हूँ? जिसका एक्स स्क्वायर का लिया उसी सर। का रेसिप्रोकल ले लेता हूँ फिलहाल, मैंने आपको आपको आसानी के लिए बताया। तो क्या यस लिखूं सर। इधर? एन। 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 एन सर। ये कुछ गड़बड़ होगी ना, जस्ट अ मिनट। इधर आ जाएगा जी एन। ठीक हो गया, और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? सेमिकोलन। इधर क्या लिखूं? सेमिकोलन। सेमी कॉलन। ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब क्या करूंगा जी, सी आउट। ठीक है, और इसको मैं कहता हूं, ठीक है, मैं अगली लाइन पे लिख रहा हूं, तो इधर मैं लिखूंगा रेसिप्रोकल, समथिंग वेंट रॉन्ग जी, रेसिप्रोकल ऑफ, किसका मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूं? जो भी एन की वैल्यू होगी। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, इक्वल टू, और फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं जी, इधर किस में मैंने रेसिप्रोकल सेव कराया था? जेड में। ठीक है, तो ये करूंगा मैं। आप जरा चलेंगे जी, F9 करता हूँ, कंपाइल हो गया, F10 करता हूँ, रन हो गया। ठीक है, अब मैं करता हूँ जी, 2 का रेसिप्रोकल कितना होता है? 2 का रेसिप्रोकल कितना होता है? 1/2 कितना होता है? 1/2 कितना होता है पॉइंट्स में? ये 1/2 तो नहीं 1/5 लिखेगा जी, 0.5 0.5 0.5। ठीक है, तो पहले तो आप नंबर इनपुट करें ना 2, तो स्क्वायर तो आ गया 4, लेकिन रेसिप्रोकल आ गया 0। व्हाई इज दैट? फ्लोट लगाते हैं तो फ्लोट किसको? आप इंट जरा की इसको जगह गौर से फ्लोट देखिएगा जी। जी जी किसको फ्लोट करूं मैं? इंट की जगह जो है
इंट की जगह पे फ्लोट कर दूं, ठीक है, लेकिन कौन से वाले इंट को, क्योंकि बहुत सारी जगह पे इंट हैं। सर नीचे रेसिप्रोकल में जो है नीचे जो वैल्यू दी है आपने, जो वैल्यू दी है, अब जरा इसको गौर से देखना है जी। हाँ जी, किस जगह पे करूं जी? अब यहाँ पे अब आपके सामने है जी, लाइन नंबर 38 से लाइन नंबर 42 तक 5 लाइनें आपके सामने हैं। 40 में कर दें। लाइन 40 में कर दिया जी। ये जो इंट आर है, इसको आप कह रही हैं कि इसको फ्लोट कर दूं, ठीक है। जरा ये देखिएगा, इसमें बहुत लर्निंग है आपके लिए जी। ठीक हो गया। और 1.0 कर दें सर। किसको? सर ये आपने जो इंट एक्स लिखा है सर, इंट एक्स बयान कर दें, ठीक है। सो इट इज नेसेसरी, अगर मैं 1/x करूंगा ना तो 0/0 आ जाएगा, सॉरी 1/1 जो कुछ भी आएगा ना, चाहे x की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 भी होती है, तो 1/2 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डेसिमल पार्ट को वो इग्नोर कर देता है। इंट ओवर इंट जो होता है वो हमेशा इंट होता है। तो इसके दो तरीके हैं इसको ठीक करने के, कि या तो दोनों को फ्लोट कर दिया जाए या एक को फ्लोट कर दिया जाए। एक को भी अगर फ्लोट करेंगे, फ्लोट ओवर इंट या इंट ओवर फ्लोट भी हो, तो आंसर फ्लोट होता है, ठीक है। तो या तो मैं ऐसे करूं कि इन दोनों में से एक को टाइप कास्ट कर लूं, जैसे 1 को मैं ऐसे लिख लूं फ्लोट, ठीक है। 1 से पहले अब ये इसको 1 को फ्लोट कंसिडर करेगा, ऐसे कहते हैं टाइप कास्टिंग। अगर तो ये नंबर है ना, जस्ट मतलब अगर तो मैं x को कर रहा होता तो x को तो मैं x.0 नहीं लिख सकता, लेकिन 1 को मैं x.1.0 लिख सकता हूँ, ठीक है। जी समझ आ गई ना? अगर इधर x जी लिखना होता फॉर एग्जांपल, या कोई और वेरिएबल का नाम लिखना होता, तो मैं फिर ये वाला तरीका अडॉप्ट करता। फिर मतलब मैं इस तरह लिखता, मिसाल के तौर पे वेरिएबल का नाम मिसाल के तौर पे g होता, तो मैं g.0 तो नहीं ना लिख सकता। g.0 इज नथिंग, ठीक है। g.0 इज नथिंग, ठीक है। तो ये कोई चीज नहीं है, ठीक है ना, ये सर गलत जी है। तो अब मैं अगर इसको करना चाहता हूँ फिर तो मैं फ्लोट जी लिखूंगा, लेकिन अगर मेरे पास नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, तो अब 1 है, तो मैं इसको 1.0 भी लिख सकता हूँ। बात समझ आ गई ना? अब ये फ्लोट हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे फिर इधर जो फ्लोट लिखा हुआ है इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आंसर जो है वो फ्लोट में आ जाएगा, ठीक है जी। और बताएं जी। सर। सर जी जो आपने तो वहाँ पर जेड में जो पैरामीटर यूज किया था वो एन था, यहाँ पर आपने इंट एक्स लिखा है, यहाँ पर तो हाँ दूसरा हाँ, जो है ना देखें अब इसको भी जरा इंट। देख लें। आप उधर नाम कुछ भी देखें, उधर उधर से मैं जो वैल्यू पास कर रहा हूँ वो तो कांस्टेंट भी लिख सकता हूँ, उधर तो एन तो वेरिएबल है। बात मेरी समझ रहे हैं ना? उधर मैं 3 अगर लिख के पास कर दूं, तो वो उधर से जो जो मर्जी मैं उसे कॉल करूं, यहाँ पे आके उसका नाम तब्दील हो सकता है, जरूरी नहीं कि वही नाम मैं इस्तेमाल करूं। बात मेरी समझ गए ना? देखिए उधर मैं वेरिएबल और इस्तेमाल कर सकता हूँ, वेरिएबल का नाम इधर और इस्तेमाल कर सकता हूँ। सिर्फ इस चीज का ख्याल रखना है कि जो वैल्यू आ रही है, देखिए उधर से वैल्यू सिर्फ इधर आ रही है, वो नाम नहीं इधर आ रहे। अब बात समझ रहे हैं ना? फंक्शन का सिर्फ नाम जरूरी है, ठीक हो। जो इधर से रिटर्न कर रहा हूँ या जो इधर मैं एक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो इसी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल होगा। उधर जो एन है उसको मैं इधर एक्स कह रहा हूँ, बात समझ रहे हैं? यस उधर जो सर। एन है वो इधर मैं उसको एक्स कह रहा हूँ। उधर बेशक मैंने इंट एन डिक्लेयर किया, वो एन तो उस फंक्शन का एक वेरिएबल है, उसको मैं जो मर्जी नाम दूं, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इधर जो मर्जी मैं नाम दूं, देखें मैं फंक्शन जब बनाए जाते हैं उनका पर्पस ये होता है, सबसे बड़ा पर्पस क्या होता है? रीयूजेबिलिटी। यानी कि मैं एक फंक्शन बना देता हूँ ना, उसको चाहे 10 बार कॉल कर लूं, मुझे हर बार तो नया फंक्शन नहीं ना लिखना पड़ेगा, उस या बार बार वही कोड कॉपी नहीं करना पड़ेगा, मैं उस फंक्शन को सिर्फ कॉल कर लूंगा। अब वो जरूरी नहीं कि वो फंक्शन उसी फाइल के अंदर मौजूद हो। जैसे मैं लिखता हूँ ना, आईओ स्ट्रीम की फाइल में इंक्लूड करता हूँ, इसी तरह से मेरी एक फाइल है काफी बड़ी लंबी चौड़ी, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस जो है मैंने अप्लाई किए हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं कोड आपको नहीं देता, मैं कहता हूँ कि बस ठीक है जी, मैंने ये फाइल बना दी है, इसकी लाइब्रेरी फाइल बना दी है, अब आप क्या करें, मैंने सी प्लस प्लस के फोल्डर में कॉपी कर दी है। अब आपको तो नहीं पता ना, आपको तो मैंने कंपाइल्ड फाइल दी है, अब आपको नहीं पता कि भाई इसका कोड क्या है, मैं आपको कोड उसका नहीं देता, तो क्या होगा? अब आपको तो ये पता ही नहीं चलेगा कि भाई वेरिएबल के उधर मैंने नाम क्या इस्तेमाल किए हैं। तो अगर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए कि जो वेरिएबल आपने उधर डिक्लेयर किया है वही वाला वेरिएबल इधर भी डिक्लेयर करें उसी नाम से, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा, फिर तो मुझे सारा कोड देना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं होता। उधर जो नाम मैंने इंट दिया है ना, इंट एन दिया है ना, वही उसको मैं इधर यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, एक्स कह रहा हूँ। उधर एन है, इधर एक्स कह रहा हूँ। बस दिस इज द डिफरेंस। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात मेरी समझ गए ना?
नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस अगर आप दूसरे फंक्शन में जा रहे हैं, दूसरी फाइल में जा रहे हैं और दूसरा फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप वेरिएबल का नाम कुछ भी दे दें, ठीक है। उधर जैसे n कह रहे थे, इधर मैंने उसे x कह दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। और कोई तब्दीली जी इसमें? एक तो तब्दीली आपको फौरन समझ जानी चाहिए। क्या आप रिटर्न क्या करवा रहे हैं? व्हाट आर यू रिटर्निंग? आर रिटर्न करवा रहे हैं। आर आर की टाइप क्या है? और भी टाइप करो आपने फ्लोट है क्या? फ्लोट है। तो फंक्शन की टाइप फिर क्या होनी चाहिए? फ्लोट। फ्लोट होनी चाहिए ना, ठीक है। तो सो दिस इज नेसेसरी कि आप इसको फ्लोट करें, ठीक हो गया, बात समझ आ गई, ठीक है। आप इसको फ्लोट करें, तो अब आप जो है वो इसको कंपाइल करें, अभी वो एरर देगा। वो एरर क्या दे रहा है जी? नीचे देखें ना, इंट मेन में है जी फ्लोट रेसिप्रोकल, आपने कॉल किया तो यहाँ पे एरर दे रहा है, कहते हैं एम्बिगुअस न्यू डिक्लेरेशन ऑफ फ्लोट, ठीक है। कहते हैं जी कि ये जो है ना आपका इस नाम का कोई फंक्शन है ही नहीं। बात समझ रहे ना, ठीक है। वो कहते हैं जी कि आपका ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्या करें, डिक्लेरेशन देखें कि इसकी डिक्लेरेशन क्या है। आपकी जो डिक्लेरेशन है ना इस फंक्शन की, वो यहाँ पे लिखा हुआ है इंट मेन, सॉरी इंट रेसिप्रोकल। तो अब आप इसको क्या करेंगे, फ्लोट कर देंगे। इसको क्या करेंगे, फ्लोट कर देंगे, ठीक है, और स्पेस देंगे दरमियान में। तो अब आपने क्या किया जी, फ्लोट आप कॉल करेंगे। अब बात समझ गए ना, फ्लोट फंक्शन को अब आपने कॉल करना है। तो अब F9 करेंगे। अब आपका ये फंक्शन फ्लोट है, ठीक है, मतलब इसकी रिटर्न टाइप फ्लोट आई मीन, ठीक है। तो फंक्शन का नाम है रेसिप्रोकल और ये आपको फ्लोट रिटर्न करेगा। अब आप इसको कंपाइल करें, 0 एरर्स हैं। F10 करें, रन हो गया, ठीक है। अब आप 2 इनपुट करें, ठीक है। तो स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन अभी भी रेसिप्रोकल 0 है। व्हाई इज दैट? व्हाई इज दैट? यहां तक मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आपके इस फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक रिटर्न कर रहा है। फिर क्यों प्रॉब्लम है? सर ये तो वहां से जो है ना ऊपर जो डिक्लेरेशन जहाँ हुआ है जेड जी जी, कहाँ पे? का सर। जेड हाँ का क्या? सर इसका ये मतलब है कि टोटल जो आंसर आपका है वो फ्लोट में है, लेकिन स्टोर आप किस में करा रहे हैं? इंटीजर में करा रहे हैं। तो फिर उसके बाद डेसिमल पार्ट इसका, जो सॉरी जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाला पार्ट है, यानी फ्रैक्शनल पार्ट है, वो फिर खा जाएगा ये। सो इट मस्ट बी फ्लोट, ठीक है। तो अब आप कंपाइल करेंगे इसको, अदरवाइज चेंजेस नहीं इफेक्ट करें, वो अफेक्ट नहीं होगा उसका। 2 करें, आप देखें अब आपका वो 2 का रेसिप्रोकल जो है वो करेक्टली 0.5 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। बट देयर इज वन मोर थिंग, अगर मुझे फ्लोट जो मुझे रेसिप्रोकल लेना हो 0.5 का, तो क्या मैं इस प्रोग्राम से ले सकता हूँ अभी? मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है ना रेसिप्रोकल जो है ना, मैं 0.5 का वापस लेना चाहता हूँ। 0.5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2 2 होगा। तो अब क्या ऐसा ऐसा पॉसिबल है कि मैं 0.5 इनपुट करूं और मुझे 2 आंसर दे? लेट्स से मैं करने की कोशिश करता हूं, व्हाट विल हैपन? इट विल बी 1 ओवर जेड सर। रियली स्ट्रेंज फॉर यू, ठीक है। 0.5, ठीक है। और उसके बाद मैं करता हूं तो वो कहता है जी कि 0 स्क्वायर ऑफ 0.5 का स्क्वायर भी उसने 0 कैलकुलेट कर दिया ना, कि ये 0.25 था। और उसका जो, अच्छा, और मजे की बात ये कि डेव C++ ने अच्छा इसको हैंडल कर लिए, और इसका रेसिप्रोकल क्या है, ये इसने रेसिप्रोकल भी लिया 0.5 का की बजाय 0 का, और 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है इन फ्लोट ठीक है। जी? ये INF क्या है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी होता है। 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो मसला ये है कि अब आप इंटीजर नहीं यूज करेंगे इस काम के लिए। अब आप क्या यूज करेंगे? अब आप क्या यूज करेंगे जी? अब आप इसमें जो पैरामीटर लेंगे वो भी फ्लोट कर देंगे, ताकि आप फ्लोट भी ले सकें। फ्लोट में आप इंटीजर तो ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन इंटीजर में आप फ्लोट वैल्यू नहीं ले सकते, ठीक है। बात समझ गए ना? तो अब आपको 1.0 ओवर एक्स करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप 1 ओवर एक्स कर सकते हैं, क्योंकि अब एक्स इज ऑलरेडी फ्लोट,
ठीक है। तो अब आप ये काम करेंगे, तो अब आप इसको जब पास कर रहे हैं ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो नंबर इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, अब आप इसको फ्लोट कर दें फॉर एग्जांपल, अब आप n को फ्लोट कर दें, ठीक है ना, समझ गए। तो अब इसको मैं यूजर से इनपुट n ले लूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, फ्लोट z इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ n, ठीक है। तो अब मुझे चेंज किधर करनी पड़ेगी, मुझे रेसिप्रोकल में ना यहाँ पे इसको फ्लोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं स्क्वायर को नहीं छेड़ रहा बाय द वे, ठीक है, स्क्वायर में भी इसी तरह से मुझे कर देना चाहिए, लेकिन मैं भी स्क्वायर में बेशक आंसर गलत आता है, कोई मसला नहीं, मैं फिलहाल इस पे कर रहा हूँ। अभी मैं करता हूँ 0.5, ठीक है। तो ये मैं करूंगा, तो देखें वो 0.5 का उसने मुझे बता दिया कितना है जी, 2 है रेसिप्रोकल, स्क्वायर अभी गलत कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे उसको अभी मैंने ठीक नहीं किया। अब मैं मिसाल के तौर पे 2 का आप करता हूँ, तो आंसर क्या आता है, अब 0.5, ठीक है। आप मेरे को और वैल्यू दे के देखें जी जरा इसको, फॉर एग्जांपल आप जो है ना 25 दे दें, ठीक है, तो क्या आता है जी 625 उसका स्क्वायर है और उसका रेसिप्रोकल है 0.04, ठीक है। तो आप जरा कोई डिफरेंट सी वैल्यू दें, मसलन आप 3 दे दें, ठीक है, तो वो 0.333 आ जाएगा, ठीक है। और रेसिप्रोकल जो है अब 0.33 का फॉर एग्जांपल अगर आप करें, तो ये आखिरी वैल्यू जो कि हम टेस्ट केस के तौर पे देंगे 0. ठीक है, देखें 0.33 का तकरीबन 3 है, ठीक है, 3.000 और उसके बाद 3, ठीक है। स्क्वायर को भी आप इसी तरह से ठीक कर सकते हैं, ये आप इसको इंटीजर में है ना, स्क्वायर को भी आप इंटीजर सारा आप फ्लोट में कन्वर्ट कर दें, ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दी है, ये आप लोगों ने करना है, ठीक है। इसको सेव एज करते हैं, ठीक है, और ये जनाब आपका आ जाएगा एक्सपेरिमेंट नंबर 18, ठीक है, और इसका नाम होगा जी फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जानते हैं क्या होता है जी, एनीवन हु नोज व्हाट फैक्टोरियल इज, फैक्टोरियल क्या होता है? यस सर फैक्टोरियल किसी नंबर का उसी नंबर से जो है ना 1 तक का मल्टीप्लिकेशन, इसके अंदर जितने इंटीजर। सर जी ये आज की ये काफी है। चलो यार ठीक है, आज आपके लिए काफी है, तो आप जाएं। कैलकुलेटिंग फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर, गिवन नंबर का फैक्टोरियल जी आपने निकालना है, ठीक है। 23 डेट है जी आज की, ठीक है। तो बताएं जी कैसे करेंगे। पहला ये फंक्शन तो लिखा रहे, ठीक है, प्रिंट हेडर वाला। अब बताएं जी फैक्टोरियल क्या होता है? सर फैक्टोरियल के सब लिए इंटीजर प्रोडक्ट का जो होता है किसी अच्छा, भी इंटीजर का, फॉर एग्जांपल लाइक कोई एग्जांपल देना, मुझे भी क्लियर हो कि क्या आप क्या समझते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। 4 का अगर फैक्टोरियल ले तो एक मिनट, ऐसे ज़बानी बता दें, वो कैलकुलेट ना करें, कैसे आएगा सर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 जी, ठीक है। तो n का फैक्टोरियल किसकी इक्वल होता है? n into n minus n into n minus 1 into n minus 2 into up to 1। सर 4 1, का लेकिन 24 होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसका मतलब ये है कि जी। एक इंटीजर वैल्यू होगी, ठीक है, यानी होल नंबर होगा, और 1 से लेके उस नंबर तक सारे नंबर उसमें सारे नंबर मार्क्स जितने भी उसके सॉरी जो जितने भी इंटीजर्स होंगे उनकी प्रोडक्ट को हम फैक्टोरियल कहते हैं, ठीक है। तो हम एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, इंट, ठीक है, और उसका नाम रखते हैं फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे आपकी ना जरा आज अच्छी खासी टेस्ट हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक भी, और आपको नई चीजें भी शायद पता चलें जो आपने पहले शायद कभी इस तरह से सोचा नहीं था, ठीक है। तब आपको समझ आएगी कि वाई प्रोग्रामिंग इज नेसेसरी, ठीक है। तो एक आप इसमें देखें, ये भी एक फंक्शन है, फैक्टोरियल क्या है, एक फंक्शन है। वो क्या बताता है, वो आपको आंसर देता है 4 का, जैसे फैक्टोरियल आपने बताया, तो वो आपको कैलकुलेट करके कोई एक आंसर दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फैक्टोरियल को हम एक फंक्शन कह सकते हैं, जैसे आप कहते हैं ना एन फैक्टोरियल,
तो बज़ाहिर तो आप कहते हैं जी कि उसमें तो आप ब्रैकेट्स नहीं डालते, लेकिन आप तो स्क्वायर में भी आमतौर पे ब्रैकेट्स नहीं डालते, आप तो उसको पावर की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करें, उसको इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। बात समझ आ गई? यस सर। तो ये आ जाएगा जी, आपका इंट होगा और फैक्टोरियल इसका नाम होगा, ठीक है। और हम उसे प्रिंट हेडर करने के बाद हम उसे यूजर से एक नंबर इनपुट कराएंगे, ठीक है। तो लेट अस कॉल इट, मैं इसको नंबर को सी कह देता हूँ, और इसको आप जो है ना वो सी के नाम से ही आप इनपुट करेंगे, ठीक है, समझ गए। अच्छा, बड़ी छोटे छोटे फंक्शन थे, वो फौरन ही आ गए नीचे जी। ठीक है, तो अब मुझे ना और फंक्शन, अब मुझे इसका मतलब है कि ये फंक्शन बनाना पड़ेगा नीचे, ठीक है। इसकी बॉडी जो है ना वो मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी, इंट फैक्टोरियल इंट एन, ठीक है। तो ये मैंने किया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे जी, यहाँ पे ये चीज देखें, ठीक है। तो ये चीज आ गई, ठीक है। अब क्या कैसे कैलकुलेट करूंगा जी फैक्टोरियल, एनी आइडिया? जी फार से करेंगे सर, फार लूप लगेंगे। जी, फॉर लूप क्या क्या लिखूंगा उसमें, फॉर क्या? हाँ जी, फॉर क्या? आई आई का फॉर्मूला लिखेंगे सर, आई इज इक्वल टू एन लिखेंगे पहले। आई इक्वल टू इंट नहीं, इंट आई इक्वल टू व्हाट? एन सर। एन, ओके गुड। तो इसके बाद लिखेंगे सर आई इज लेस देन आर इक्वल टू, आई इज आई लेस इज देन और ग्रेटर इक्वल, देन आर इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल आई टू इज व्हाट? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, व्हाट? एंड ग्रेटर देन आई और इक्वल टू व्हाट? डिक्रीमेंट हाँ, 1 सर, 1 वन, ओके। हाँ जी, आई माइनस माइनस आई आई डिक्रीमेंट। माइनस माइनस, एग्जैक्टली, गुड, ठीक हो गया, ओके जी। हाँ जी, अब इसका मतलब है कि फैक्टोरियल को सेव भी तो आपने रखना है ना, पिछली वैल्यू को आपने सेव भी रखना है। तो इसका मतलब है कि अब आपको एक इंटीजर चाहिए, आप उसको नाम दे दें एफ का, और उसको इनिशियलाइज कर दें 1 से। 1 से इस वजह से क्योंकि आपने उसे मल्टीप्लाई करना है, अगर आप उसको 0 पहली वैल्यू दे देंगे तो सारी वैल्यू 0 होती जाएंगी। तो आप क्या करेंगे, फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल स्टेरिक एन, ऐसे ही होता है, सॉरी एन नहीं, आई। तो आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या है, आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या है, एन सर, एन एन। और एफ की पहली वैल्यू क्या है, 1 सर, 1। तो 1 स्टेरिक एन क्या हो जाएगा, एन एन हो जाएगा ना। उसके बाद आई माइनस माइनस होके तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन माइनस 1, एन माइनस 1। तो फैक्टोरियल में क्या अभी पड़ा हुआ है, एफ में अभी क्या पड़ा हुआ है, 1 सर। 1 नहीं यार, एन, आपने लास्ट टाइम मल्टीप्लाई कर दिया अब था एन इसको, पड़ा है, एन एन पड़ा पड़ा है है ना। सर, तो ये क्या हो जाएगा, एन इंटू आई में क्या है अभी, एन माइनस 1, एन माइनस 1। फिर नेक्स्ट टाइम आई माइनस माइनस होके तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन माइनस 2, एन माइनस 2। तो आप फैक्टोरियल किसकी इक्वल हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस एन 2, ठीक है, एंड सो ऑन। और ये उस वक्त तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू 1 नहीं हो जाती। तो आई की वैल्यू जैसी 1 होगी तो ये फैक्टोरियल जो हो जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू जाते 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 आखिर में 2 इंटू 1। और जो भी आंसर इसका आएगा, आई की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 6 है, तो 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। जो भी आंसर आएगा वो एफ में सेव हो जाएगा,
और फाइनली आपने करना है जी रिटर्न एफ। ठीक है, बात समझ गए ना? ठीक है, यस सर। आप इस तरह से बड़ी आसानी के साथ ही कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसको आपने सिंपली क्या करना है जी, अब आपने इनपुट ये ले लिया, इसको मैंने नाम दिया सी का। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इधर मैं लिखूंगा कि इधर मैं लिखूंगा सी आउट। ठीक है, और इधर मैं लिखूंगा सी, सॉरी सी नहीं लिखूंगा, सी की वैल्यू लिखूंगा सी, और उसके बाद ये वाला सिंबल ये फैक्टोरियल के लिए यूज होता है, किस लिए यूज होता है? ठीक है, फैक्टोरियल के लिए। हाँ जी, तो इधर मैं लिख दूंगा, स्पेस दूंगा दरमियान में, वरना ये नॉट इक्वल टू की तरह बंदा समझता है, पता नहीं नॉट इक्वल टू लिखा है। ठीक है, तो अगर ये होगा नहीं क्योंकि ये डबल कोटेशन के अंदर है, ये तो हम प्रिंट करा रहे हैं ना, इज इक्वल टू, और मैं क्या लिखूंगा, फैक्टोरियल का फंक्शन यहीं पे कॉल कर लूंगा, बजाय इसके किसकी वैल्यू किसी और वेरिएबल को असाइन करूं, डायरेक्ट भी कॉल कर सकता हूँ सी आउट में। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ किसका, इधर क्या पास करूंगा, इसको किसका फैक्टोरियल मालूम कर रहा हूं मैं, सी का सर। सी का, तो इसमें सी पास कर दूंगा, शाबाश गुड। ठीक है, और उसके बाद क्या करूंगा जी, यहाँ पे सी आउट और एंड एल। ठीक हो गया, ये बस ही टोटल इतना छोटा सा काम था। ये तो ये जो एक्सपेरिमेंट नंबर आपका 18 था, इट वाज टू इजी टू मी। ठीक है, मगर मेरे ख्याल से आपको बड़ी जल्दी समझ आ गई है, मुझे ये लग रहा है कि आपके लिए ये जो है ना, मतलब मुझे ये फील हुआ है कि आपको ये जल्दी समझ आ गया होगा। इसको जी एक्सपेरिमेंट नंबर 18 करें यहाँ पे। ठीक है, और अदरवाइज ये गलत सारी आउटपुट आ रही होगी। ठीक है, गलत से मुराद ये कि ये इंफॉर्मेशन जो है ना इस पर ठीक नहीं है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं जी, कैलकुलेटिंग डेट चेंज करना है। कैलकुलेटिंग फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर। ठीक हो गया, और उसके बाद जो डेट है, ट्वेंटी थ्री है जी। ठीक हो गया, यस सर। अब इसको मैं करता हूँ यहाँ पे कंपाइल, और उसके बाद इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं वैल्यू इनपुट करता हूँ जी 6 5 चले कर देता हूँ जी 5। क्या कहता है जी, 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 120, 24 को 120 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करें ना 120 आ जाएगा। ठीक है, अब आप जरा इसी को दोबारा से रन करें, दोबारा कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप नंबर दें इसको 4। ठीक है, तो 4 का फैक्टोरियल क्या है जी 24। ठीक है, इसी तरह से फॉर एग्जांपल आप थोड़ी सी बड़ी वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से 8 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 8 का फैक्टोरियल होता है जी 40,320। ठीक है जी, तो आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर लें, ये काम इस तरह से होता है। ठीक हो गया, तो फैक्टोरियल जो है ये रिलेटिवली इजियर फंक्शन है, आप इसको बड़ी आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और ये जो है हमने यहाँ तक कर लिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अभी तक हमने जो काम किए हैं ना, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो जी इस प्रोग्राम से रिलेटेड? बाय द वे ये सारा प्रोग्राम लिख लें अपने पास। सर आप इस एक दफा दिखा देते। जी, ये जो आपने सर लिखा एक है ना, दफा इसको आप दिखा दे थोड़ा सा सर, ये चेंज भी कर एक्सपेरिमेंट। सकते हैं। आप जरूरी नहीं, देखें ये तो आपकी एक सोच बनी हुई है ना कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू 1। व्हाट अबाउट कि अगर इसको मैं रिवर्स कर दूं, मैं ऐसे कहूं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n, इस तरह भी तो कर सकता हूँ। यस सर। उस तरह भी किया जा सकता है ना। मल्टीप्लाई जो होता है वो आपका कम्यूटेटिव होता है ना, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। तो आप जरूरी नहीं कि आप इस तरह से करें, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। बाय द वे इस तरह से i इज इक्वल टू 2, 1 को मल्टीप्लाई कराने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, i इज इक्वल टू 2 और i इज लेस देन और इक्वल टू n। ठीक है, और i प्लस प्लस आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। कर सकते। जो पहले मैंने किया था बस उसको मैंने रिवर्स कर दिया है। मल्टीप्लाई तो आप करना तो आपने मल्टीप्लाई है, आप जरा इसका इफेक्ट देख लें, कोई इफेक्ट पड़ता है इसको। कंपाइल मैंने दोबारा कर दिए,
अभी मैंने रन किया है, ठीक है। अगेन मैं 6 का फैक्टोरियल मालूम करता हूँ, इट इज 720, ठीक है। सो दिस इज वेयर द लॉजिक लाइज, ठीक है। कोई लाजमी नहीं है कि आप n से ही स्टार्ट करें। हमने असल में ना आप लोगों की जरा थोड़ी सी अप्रोच को भी देखना है, चेंज करना है थोड़ा सा अप्रोच को भी, कि जरूरी नहीं है कि मतलब देखें इसमें आप प्रोग्रामिंग में तो हम कर रहे होते हैं यूजुअली 1 से स्टार्ट करते हैं और n तक जाते हैं, जबकि फैक्टोरियल में रिवर्स हो रहा था। उसमें वो रिवर्स करने की एक रीजन होती है कि उसमें ना आपने ये असल में ज्यादा फोकस इस पे करना होता है कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल। फिर n माइनस वन का जो फैक्टोरियल होता है दैट इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू n माइनस टू का फैक्टोरियल। तो आप वो उस हिसाब से बात कर रहे होते हैं। जबकि यहाँ पे हम जाते हुए हमें जब ये पता है कि हमने n का फैक्टोरियल मालूम करना है, तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हुए हमने जाना है, तो हम 1 से लेके n तक चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह भी जा सकते हैं, कोई लाजमी नहीं है कि आप उस तरह से ही हैं, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, उस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए? बाय द वे Yes, sir. आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा जी एफएससी में, ठीक है। मतलब ये कि मेरा शौक नहीं है मुझे ज़्यादा मैथमेटिक्स पढ़ाने का, लेकिन मसला ये है कि ज़रा इस तरह की चीज़ें भी आ जाती हैं, तो फिर आप ज़रा इसी में ना देख लें मल्टीपल वेरिएबल्स कैसे पास करते हैं, ठीक है। मल्टीपल वेरिएबल्स कैसे पास किए जाते हैं किसी में, ठीक है। आप ज़रा एक और फंक्शन देखें। देखिए मैं ये चाहता हूँ आपने कभी ये किया होगा, इस तरह की चीज़ की होगी एफएससी में, ये फार्मूला आपको पता होगा, जी। ये कभी कैलकुलेट Yes, किए? sir. यस सर, कॉम्बिनेशन। इस तरह की चीज़ें कभी की हैं या नहीं की? यस सर, की है सर, कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन है ना, ठीक है। यस सर। लेकिन नहीं, ये मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसको मैं नहीं कराना चाह रहा। इसमें वो काफ़ी ज़्यादा फैक्टोरियल्स इन्वॉल्व हैं, काफ़ी बड़े फार्मूले इन्वॉल्व हैं, पहले मेरे दिन में आया, सर लेकिन ये फिर छोड़ है सर। हाँ, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं अगर आपसे ये कहता हूँ कि अच्छा आप इस तरह करें कि जो सम चलें हम एक और इसमें ऐड कर देते हैं, चलें उसको छोड़ दें। हम ये करते हैं जी कि एक ऐसा वो लिखें आप फंक्शन, ठीक है। 2 फंक्शन हम इसमें ऐड कर देते हैं, एक और भी कर देते हैं इसमें, ठीक है। एक तो फैक्टोरियल और उसी के साथ इसी का दूसरा पार्ट जो है, ठीक है, कि कैलकुलेटिंग, यानी जस्ट अ मिनट, मैं ज़रा क्विकली करूँगा क्योंकि मेरे पास ये सेशन भी ख़त्म होने वाला है, ठीक है। और प्लस दूसरा काम हम क्या करेंगे इसमें कि टेम्परेचर कन्वर्टर, ठीक है। टेम्परेचर कन्वर्टर जी ये 2 होगा। एक हमने क्या करना है जी, एक हमने ये करना है कि फ्लोट, ठीक है। और एक होता है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट की क्या स्पेलिंग है जी, FARENHEIT, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ठीक है। और इसमें फ़ारेनहाइट यानी इसका मतलब ये है कि आप इसमें फ्लोट आप क्या पास कर रहे हैं जी, एफ, यानी एफ वैल्यू आप पास करेंगे, आपको सेल्सियस में आंसर चाहिए, ऐसी है ना। तो जी फ़ारेनहाइट में आप क्या करते होते हैं, फ़ारेनहाइट अगर आपको दिया जाए आपने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब है कि आप एफ उसको पास करेंगे, आपको सी की वैल्यू वो रिटर्न करेगा, ठीक है। आप जरा ठीक इसकी है। इम्प्लीमेंटेशन देखें, दूसरी इम्प्लीमेंटेशन आप खुद करेंगे, एक इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको कर दूंगा, ठीक है। ये कौन सा वाला था जी, ये फैक्टोरियल वाला था, ये दूसरे वाला पार्ट था जी इसमें, ठीक है। तो ये फ्लोट मुझे रिटर्न करेगा फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ठीक है। और फ्लोट में मैं लूंगा फ़ारेनहाइट वैल्यू, ठीक है ना। ये देखें जी, अब यहाँ पे मुझे चाहिए, किसी को फार्मूला याद है इसका, फार्मूला किसी को याद हो, 5 फ़ारेनहाइट by 9 से sir. सेल्सियस में जाने का या उसके रिलेशनशिप का क्या 5 by फार्मूला 9. है? इसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है जी, मैंने 6 क्लास में पढ़ा था, मैं आज तक 5 नहीं भूला। मैट्रिक वाला भूल जाता हूँ, 6 क्लास वाला मैं नहीं भूला आज तक, क्योंकि वो लिखा हुआ बड़ा अच्छा था। वो लिखा ये हुआ था, 5/9 सर। वो लिखा ये हुआ था, एक मिनट ठहर दें। सेल्सियस में सेल्सियस को जो वैल्यू है, ठीक है, सेल्सियस की जो वैल्यू है माइनस सेल्सियस पे पानी किस डिग्री आपका फ्रीज होता है, 100 पे सर। फ्रीज यार 100 पे फ्रीज होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 सर, 0 0 पे। 0.
तो C माइनस लोएस्ट जो आपका पानी का जो टेम्परेचर है जिसपे वो फ्रीज होता है दैट इज 0, C माइनस 0, और होल डिवाइडेड बाई कितने पे ये बॉयल करता है 100 पे, तो C माइनस 0 ओवर 100 इज इक्वल टू ये आता है जी F, इनफैक्ट ये है सेल्सियस में किस पे होता है F माइनस 32, ठीक है। तो स्लैश कितना होता है, ये भी होना चाहिए था इनफैक्ट 100 माइनस 0, इधर होना चाहिए था 100 माइनस 0, लेकिन मैं बार समझ जाता हूँ कि ये वो डिफरेंस नहीं है, इधर आ जाएगा 212 पे इधर बॉयल होता है ना, तो ये आता है जी 212 में से 32 आप लेस कर दें तो ये बनता है 180। तो ये फार्मूला जी, ये मेरा ख्याल है कि ज़बानी याद होना चाहिए हर स्टूडेंट को। तो अब अगर मेरे पास एफ है तो एफ किसके बराबर हो जाएगा, आप तो मेरा ख्याल है आप निकाल सकते हैं, आपको पता है C माइनस 0 को आप C ओवर 100 आप कह सकते हैं, क्यों जी, माइनस 0 लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, तो आप लिख सकते हैं C ओवर 100 और 180 को उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसे ही हो जाएगा ना। तो एफ क्या आ जाएगा मेरे पास, नाउ एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 ओवर 100, ऐसे ही है ना, 180 ओवर 100 और मल्टीप्लाइड बाई C, ठीक है ना। तो और उधर जो 32 है वो उधर जाके ऐड हो जाएगा फाइनली। तो ये आपका फार्मूला बनता है जी फाइनली। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं F इज इक्वल टू, तो ये 0 0 से कट जाएगा तो 18 ओवर 10 है, तो 9 ओवर 5, ठीक है, 9/5 ये 9 ओवर 5 मल्टीप्लाइड बाई C plus 32. प्लस 32। तो अब आपको ये करना पड़ेगा कि या तो आप क्या करेंगे, C को पहले लिखें या एटलीस्ट 9 को जो है ना वो आप 9 या 5 में से एक को लाजमी फ्लोट करें। व्हाई इज दैट, जी उसकी वजह ये है कि डेसिमल्स अगर आप में 9 ओवर 5 करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, 1.8 नहीं आएगा, ठीक है। वैसे ये 1.8 आता है लेकिन ये 1 आ जाएगा, लेकिन क्योंकि अगर आपने फ्लोट में कन्वर्ट नहीं किया तो डिवीजन पहले होगी, डिवीजन पहले होने, या आप C को पहले मल्टीप्लाई करवा दें, या तो C को आप पहले मल्टीप्लाई करा देना, आप इस तरह करें ना, आप लिखें C 9 ओवर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो C मल्टीप्लाइड बाई 9 कर दें, ठीक है। अब ये आपका ठीक आंसर आएगा क्योंकि C ऑलरेडी फ्लोट में है। अब डिवीजन बाद में होगी, मल्टीप्लिकेशन पहले होगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, जो पहले आता है ना वो पहले परफॉर्म हो जाता है, अगर मल्टीप्लिकेशन पहले है तो मल्टीप्लिकेशन पहले हो जाती है, ठीक है। तो आप लिखेंगे C मल्टीप्लाइड बाई 9, जो आंसर आएगा उसको 5 पे डिवाइड करेगा प्लस 32 करेगा, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, तो फिर आपको उसके करने की जरूरत नहीं है। तो आप इधर क्या लिखते हैं जी, आप इधर लिखें फ्लोट और इसका नाम आप वटेवर जो भी रखते हैं, C इज इक्वल टू आप लिखते हैं जी F, सॉरी यहाँ पे गलती, F को वो F का केस है जी, जब हमने F मालूम करना है, हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट पे जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, वो आ जाएगा जी 9/5। एक मिनट, अब ये इसी रिलेशन को यूज करें ऊपर वाले को, और अब इसको बताएं ये कैसे होगा, वो आ जाएगा जी मतलब ये तो मैंने किया ना, एफ को फाइंड किया ना जी, ये मैंने किसको फाइंड किया था, एफ को find Fahrenheit किया से मैंने। Celsius. अब मैंने सी को फाइंड करना है, सी को फाइंड करना है, तो इसका मतलब है कि 100 जो है वो उधर चला जाएगा, 100 ओवर 180, तो 5/9 आ जाएगा, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5/9 एफ प्लस 32, ये आ जाएगा जी एफ प्लस 32, Minus 32. सॉरी एफ माइनस 32, एफ माइनस 32, ठीक है, और और मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें डिवाइड 5/9. कर दें, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, 180, और जो आंसर आएगा उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप इस तरह भी कर सकती हैं, ठीक है, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस तरह भी कर सकती हैं, ठीक है, या आप इसको 9 पे डिवाइड कर दें, इसको 9 पे डिवाइड कर दें और 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये भी आपका हो सकता है, ठीक है, तो ये आप कर सकती हैं इस तरह से। ओके, इज इट क्लियर जी, कोई मुश्किल तो नहीं मैंने बात कर दी भाई, नो सर। ठीक है, तो ये मैं इस तरह से कर सकता हूँ बाय द वे, ठीक है। फार्मूले आप जो है ना वो खुद आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, वैसे आपको हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में तो फार्मूले तो वैसे भी गिवन ही होते हैं, क्योंकि ये हमारा मेन टॉपिक फार्मूले आपको रटवाना नहीं होता, आपको सिर्फ लॉजिक बताना होता है। तो f माइनस 32 और डिवाइडेड बाई 9,
मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी 5 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 9 पे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आप ये मत समझिएगा कि 945 9 इंटू 5 45 हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। आप लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, 9 पे पहले डिवाइड हो जाएगा, जो आंसर आएगा उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जी तो आप इस तरह कर सकते हैं, या आप 5 को पहले लिख लें। कंफ्यूजन से बचने के लिए, मुझे तो क्लियर है, लेकिन हो सकता है कि आप परेशान हो रहे हैं, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई दिस, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है जी, फ्लोट सी लिखा आपने और आपने लिखा रिटर्न सी, क्लियर। अब आप फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस जो है, ये इसका मैं नाम इधर इधर से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सीन कर लेता हूँ, ठीक है, कि इधर मैं कहता हूँ नेक्स्ट जो काम करता हूँ मैं, ठीक है। हैंडल करने के बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ सी आउट एंटर टेम्परेचर इन एफ, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, ठीक है। इधर मैं कहता हूँ फ्लोट और एफ एच नाम रख देता हूँ, फ़ारेनहाइट, ठीक है। और उसके बाद मैं यूज़र से इनपुट ले लेता हूँ सी एन और इसका नाम एफ एच रख देता हूँ। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जा रहे हैं ना, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ फ्लोट और सेल्सियस के लिए मैं सी एल लिख देता हूँ, सी एल इज इक्वल टू और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। और ये इसका नाम मैंने कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि केस सेंसिटिव भी होता है, तो इस वजह से लंबे नाम ना रखें फंक्शंस के, बेहतर यही है। तो एफ एच जो है वो आपके पैरामीटर है जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये आप लिखेंगे, ठीक है। और सी आउट, ठीक है। और आप इधर लिख देंगे ये आप लिखेंगे इधर एफ एच, ठीक है। और उसके बाद एफ इज इक्वल टू, और इधर आप लिखेंगे सी एल और डबल कोटेशन के अंदर सी और बैक स्लैश एन, ठीक हो गया। अब आप ये काम करेंगे और इसको कंपाइल करने की कोशिश करें। अच्छा जी, ज़रा इस सेशन में भी हम काम ख़त्म करेंगे। और ये देखें जी, हमने इसको कॉल कर लिया। इसमें ये फ्लोट जो डाटा टाइप लिखी हुई थी ये हम नहीं लिख सकते थे, ठीक है। अब इसको कंपाइल किया मैंने, अब इसने मुझे पकड़ लिया जी यहाँ पे। तो मैंने लिखा है जी कि फ्लोट सी एच, अच्छा यहाँ पे ना ये सॉरी सी आउट और एफ एच। तो इधर ना मैं ये लिखना भूल गया था, ये जो लेसन का सिंबल है ना, जिसे इंजर्शन ऑपरेटर कहते हैं। अब इसने कंपाइलर एरर खत्म कर दिए। अब मैं F10 करके रन करता हूँ, तो फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम जो है वो भी अभी चलेगा। इसकी वैल्यू मैंने दी है 6, तो उसने कैलकुलेट करके दिया जी 720। अच्छा, फ़ारेनहाइट में जी टेम्परेचर वो कह रहा है जी कि दें, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में मैं उसको वैल्यू देता हूँ जी 212। क्यों जी चल 212 जी? 99 दे दे। नहीं, एक मिनट, 212 दें, क्या आंसर आना चाहिए? 212 फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? 212 फ़ारेनहाइट कितना होता है? चलें 32 फ़ारेनहाइट कितना होता है? हमने यहाँ पे यूज भी किया बाय द वे, 0 होता है ना, ठीक है। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 212 जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले मैं वो वैल्यूज दूंगा ना जिसके ऊपर हम टेस्ट अच्छी तरह से कर सकें कि वाकई कैलकुलेशन सही कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो देखें 212 फॉर एफ इज इक्वल टू 100 सेंटीग्रेड सी, 100 सी, ठीक है। तो इसी को अगर मैं ज़रा चेंज करके कोई वैल्यू दूं, आप जैसे आपने कहा, अब मैं आप वाली वैल्यू दे दूंगा, ठीक है। एक दफ़ा 4 दे दिया, दूसरी मरतबा फॉर एग्जांपल 99 फ़ारेनहाइट दिया, ठीक है। तो वो बता रहे हैं 37.22 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि तकरीबन ह्यूमन बीइंग का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, जी इंटरनल। तो अगर मैं इसको ज़रा थोड़ा सा बेहतर वाली वैल्यू दूं जो कि 98.6 है, ठीक है, 98.6,
6 ये एग्जैक्ट होता है जो कि होना चाहिए। अगर जरा सा भी इसे ऊपर नीचे हो तो पॉइंट्स में भी तो गड़बड़ शुरू हो जाती है। 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, तो दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं जी। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो हैं वो आपको बाय द वे यहाँ पे इस तरह की ट्रिक्स आप करेंगे तो आपको क्लियर होंगी चीजें, अदरवाइज ये काम जो है वो मुश्किल होता जाएगा।